नमस्कार, मैं हूं प्रदीप। आप थिंक 360 देख रहे हैं। राजस्थान में पूर्वी जिले जो हैं वहां ईआरसीपी प्रोजेक्ट को अब हरी झंडी मिल गई है, नए नाम से ही सही, लेकिन लबोलुआ अब ये है कि कई जिलों को वहां पेयजल और सिंचाई के लिए पानी मिल सकेगा, सूरत संवरेगी। लेकिन ईआरसीपी के अलावा या ईआरसीपी से भी पुराना मुद्दा यमुना का है, जो यमुना का पानी दिया जाना है। मुद्दे को स्पष्ट करने के लिए या मुद्दे पे बात करने के लिए आज हमारे साथ यशवर्धन सिंह शेखावत हैं। यशवर्धन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। यशवर्धन सिंह शेखावत यमुना जल संघर्ष समिति के संयोजक हैं और आप डिमांड कर रहे हैं कि यमुना का पानी जो है वो राजस्थान को दिया जाना चाहिए। क्या मामला है सर पूरा, थोड़ा सा हमें आप एलोबरेट कीजिए प्लीज। जी देखिए, मैं झुंझुनू जिले से आता हूं और झुंझुनू जिले को 8 ब्लॉक में बांटा गया है और 8 के 8 ब्लॉक डाक जोन में है। पानी की स्थिति बहुत गंभीर है, कुएं सूखते जा रहे हैं और एक बड़ा इलाका ऐसा है जहां लोगों ने पहले खेतों में जो मकान बनाए थे, अब वहां पे पानी सूख गया है तो वो वापस कस्बों की तरफ आए हैं। एक तरीके से पलायन की सी स्थिति है जी। इसी स्थिति को देखते हुए 1994 में 5 राज्यों के बीच, हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, इनके बीच एक यमुना जल समझौता किया गया। उस वक्त राजस्थान के मुख्यमंत्री भैरव सिंह जी थे। उन्होंने, चूंकि वो शेखावाटी से थे, चीज़ों को समझते भी थे, तो उन्होंने किसी तरीके से चूरू के राजगढ़ ब्लॉक और झुंझुनू पूरे डिस्ट्रिक्ट को यमुना का पानी दिलवाने के लिए इस समझौते में नाम जुड़वाया। 30 साल पहले वो समझौता हुआ 1994 में। 1995 में अपर यमुना रिवर बोर्ड का गठन किया गया ताकि वो इन 5 राज्यों के बीच कोऑर्डिनेट करे और इस समझौते को धरातल पर उतारे। अब हुआ क्या कि हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश से होकर यमुना गुजरती है, उनको तो उनके हिस्से का पानी मिलने लग गया। उस वक्त ये माना गया कि हरियाणा की जो नहरें राजस्थान की सीमा तक टच करती हैं, उनसे पानी राजस्थान की सीमा तक आ जाएगा और उसके बाद में राजस्थान अपनी सीमाओं में नहर बना लेगा। अब जो ताजेवाला हेड है वो करीब 260 किलोमीटर दूर है राजगढ़ से, जहाँ से ये पानी आना है। अब ताजेवाला हेड से राजस्थान तक जितनी भी नहरें आती थी, हरियाणा ने उन नहरों को अपने काम में लेने से मना कर दिया कि हरियाणा ने कहा कि हम हमारी नहरें काम में नहीं लेने देंगे, राजस्थान सरकार अपनी नहर बनाए और पानी ले जाए। तो 260 किलोमीटर हरियाणा के बीच काम करने के लिए एमओयू की जरूरत थी, जो कि हरियाणा ने आज तक नहीं किया, उस पर राजी नहीं हुआ। और अपर यमुना रिवर बोर्ड लगातार बैठकें करता रहा, अलग अलग दोनों राज्यों के बीच भी, 5 राज्यों के बीच भी कई बार बैठकें हुई, लेकिन ये समझौता धरातल पर नहीं उतरा। तो हमारी मांग है कि गंभीर जल स्थिति को देखते हुए, जल संकट को देखते हुए, इस पर नासा, जो एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है, उसने भी एक रिपोर्ट की कि पूरे विश्व में सबसे तेजी से भूजल अगर कहीं नीचे जा रहा है तो वो शेखावाटी क्षेत्र में है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमारी ये मांग उठी कि अपर यमुना रिवर बोर्ड इस फैसले को जल्द से जल्द धरातल पर उतारे। 2017 में जब इस समझौते को 24 साल हो गए थे और कुछ नहीं हुआ, किसी भी कारण से जो भी शिथिलता रही, तो मैंने एज ए लिटिगेंट पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मैंने लगाया हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट में, और उसकी सुनवाई पर पहली बार इस विषय पर कुछ गति हुई और हाई कोर्ट के आदेश के बाद इसकी 31,000 करोड़ रुपए की डीपीआर अब तैयार हो चुकी है और वो तैयार हुए 4 साल हो चुके हैं। 4 साल तक सेंट्रल वाटर कमीशन ने इसको टेक्निकल अप्रूवल नहीं दिया और जब तक टेक्निकल अप्रूवल नहीं मिलता प्रोजेक्ट रिपोर्ट को, तब तक हरियाणा से एमओयू की बात नहीं की जा सकती। तो हमारी मांग है कि इसको टेक्निकल अप्रूवल भी मिले और हरियाणा इस पर एमओयू करे ताकि नहर का काम चालू हो सके और जिले को पानी मिल सके। अब तो दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकार है, हरियाणा में भी, राजस्थान में भी और केंद्र में 3-4 इंजन जुड़ रहे हैं बेसिकली। तो इन इंजनों के जुड़ने से जिस तरह से ईआरसीपी क्लियर हो गया, तो आप इसको कैसे देखते हैं कि क्या शेखावाटी, जिसके 2-3 संसदीय क्षेत्र भी पड़ते हैं, तो क्या सुनी जाएगी? जी, ये इंजन पहले भी जुड़े हुए थे। 2013 से 18 की जो बीजेपी की सरकार थी, उस वक्त भी केंद्र में भी भाजपा थी, हरियाणा में भी भाजपा थी और राजस्थान में भाजपा थी। तो इंजन पहले भी जुड़े हुए थे। मैं इस मामले को राजनीतिक नहीं करते हुए, जो पहले हुआ सो हुआ, लेकिन अब हमारी ये मांग है कि जब तीनों जगह एक ही दल की सरकार है तो हमें पूरी आशा है कि इस विषय पर अब काम होगा। ईआरसीपी का जो मामला जिस तरीके से हुआ, ईआरसीपी एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाया गया दोनों ही दलों के द्वारा, और उस राजनीतिक मुद्दे बनाने से इतना बड़ा फायदा हो गया वहाँ की जनता को कि चाहे उपलब्धि गिनाने की बात हो, चाहे किसी भी कारण से हुआ हो, लेकिन ईआरसीपी को अंततः उस पर गति हुई। अब उसके एमओयू हुआ है प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने पर, जबकि हमारी तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट पहले से बनी हुई है, उस पर हमें टेक्निकल अप्रूवल चाहिए।
तो हम ईआरसीपी से 2 कदम आगे थे और अब हम ईआरसीपी से 2 कदम पीछे चले गए हैं। वो हमसे वो मुद्दा आगे निकल गया है। अब हमारा ये मांग है और पूरे जिले में जगह जगह गाँव में धरने लगे हुए हैं पिछले 1 महीने से लगातार। हर किसान वर्ग और व्यापारी वर्ग, हर वर्ग ये चाहता है कि ये पानी आए तो हमारे जिले की खुशहाली बढ़ेगी। तो हम भी ये चाहते हैं कि ईआरसीपी में जिस तरीके से त्वरित कार्रवाई हुई है, हमारा तो 30 साल पुराना मुद्दा हो चुका, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन चुकी, कोर्ट में रेगुलर सुनवाई भी हो रही है। तो हम चाहते हैं कि इस मुद्दे को राजनीति से ऊपर उठकर सुलझाया जाए। और मैं इसमें एक चीज़ और बताना चाहता हूं कि ये भाजपा कांग्रेस का मुद्दा नहीं है, ये जनता का जुड़ा हुआ मुद्दा है। जो पिछली सरकार में हमारे नेता प्रतिपक्ष थे राजेंद्र सिंह जी राठौड़, उन्होंने विधानसभा के फ्लोर ऑफ द हाउस उन्होंने ये सभी राजनीतिक दलों से अपील की थी कि यमुना के पानी के मुद्दे पर राजनीति से ऊपर उठकर कांग्रेस, बीजेपी, बसपा, कम्युनिस्ट कोई भी हो, वो सब लोग एक साथ इस मुद्दे पर साथ आएं। तो इसलिए अगर कोई पार्टी के हिसाब से भी देखें तो नेता प्रतिपक्ष जो अब सत्ता में है, जिनकी पार्टी, वो पहले ही अपील कर चुके हैं कि हमें राजनीति से ऊपर उठकर इस विषय पर आना है साथ। तो इस पर किसी को आने से गुरेज नहीं करना चाहिए। सब लोगों को, सभी राजनीतिक दलों को इस पर एक राय होनी चाहिए। तो ये जो यमुना वाला आप आंदोलन का कह रहे हैं 1 महीने से चल रहा है, उसकी क्या स्ट्रेटजी क्या है उसकी, आप कैसे? देखिए, इस पूरे आंदोलन को हम शुरू से कह रहे हैं, मैं एज ए संयोजक, यमुना जल संघर्ष समिति के संयोजक के नाते मैंने हर जगह जो भी बयान दिया उसमें एक ही बात कही कि हमें इसको गांधीवादी तरीके से इस मुद्दे को आगे तक ले जाना है। और गांधीवादी तरीका इसलिए क्योंकि ये मुद्दा बहुत बड़ा है, बहुत लंबे समय तक चल सकता है। गांधीवाद जो है, जो नई पीढ़ी हो सकता है उसे परिचित नहीं हो, मैं हर जगह एक एग्जांपल देता हूं कि महात्मा गांधी जब भारत आए तो उन्होंने सबसे पहले ये कहा, जब उनको लगा कि यहाँ पे आंदोलन की जमीन तैयार करनी है, उससे पहले लोगों को शिक्षित करना जरूरी है उस मुद्दे के प्रति, तो उन्होंने कहा कि आप चरखा चलाओगे कमरे में अकेले बैठकर तो भी हम मानेंगे कि आप भारत की आज़ादी चाहते हो। जिसने आधा घंटा रोजाना चरखा चला लिया, दूसरे उसमें उन्होंने कहा कि जो अपने विदेशी कपड़े जला देगा हम मानेंगे कि वो भारत की आज़ादी चाहता है। तो ये भी कोई गैरकानूनी काम नहीं था, चरखा चलाना भी गैरकानूनी काम नहीं था, विदेशी कपड़े जलाना भी गैरकानूनी काम नहीं था। जिसने 2 काम कर दिए, तीसरी बार जब गांधी जी गए तो उनको सुनने गए और जब उनको सुन लिया तो उनके मुद्दे के प्रति कमिटेड हो गए। तो इसी तरीके से हमें यमुना जल संघर्ष समिति की तरफ से अपील की है कि हमें गांधीवादी तरीके से इस काम को करना है। और उसमें हमारा एक व्यू है कि जब भी कोई आंदोलन होता है तो उसमें शारीरिक रूप से जो सक्षम लोग होते हैं वो धरने करते हैं, प्रदर्शन करते हैं और काफ़ी बार मामला उग्र भी हो जाता है। तो हम नहीं चाहते कि इस तरह का हो। हम चाहते हैं कि इसमें महिलाओं का भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो, बच्चों का भी रिप्रेजेंटेशन हो, बुजुर्गों का भी रिप्रेजेंटेशन हो। उनके लिए जो अलग अलग टास्क हैं वो हम लोगों ने तय किए कि हम ये अपील करेंगे। और आगे जब हम ग्राउंड में निकलेंगे तो और भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी। जैसे हमारी मातृशक्ति आमतौर पर व्रत रखती है किसी भी पावन दिन के लिए, तो हम हर गांव में अपील करेंगे कि 5 महिलाएं, 11 महिलाएं हमारे मुद्दे पर, पानी के मुद्दे पर भी 1 दिन का व्रत रखें। उसको हम मीडिया में देंगे कि इन 11 महिलाओं ने हमारे लिए इस इशू पर व्रत रखा है। व्रत रखने में कहीं बाहर जाना नहीं, घर की परिधि में आप ये काम कर सकते हैं। बच्चों से हम कहेंगे कि वो प्रधानमंत्री और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री को लेटर लिखें इस विषय पर, तो उनको हम लेटर का फॉर्मेट देंगे। इसके लिए हमने एक ऐप भी बनवाया है, उसमें सारी चीज़ें उपलब्ध होंगी। बुजुर्ग जो हैं वो इस विषय को पढ़कर अपने आसपास के जो घर हैं उनको एजुकेट कर सकते हैं कि ये मामला कितना बड़ा है और हमें किस तरीके से साथ देना है। तो हम गांधीवादी तरीके से जिस भी गांव में जाएंगे वहाँ मानव श्रृंखला बनवाएंगे। और जो युवा हैं उनको हम कहेंगे कि जो भी खिलाड़ी लोग हैं वो मैराथन कर सकते हैं इस विषय के ऊपर। तो हर वर्ग को हम चाहते हैं कि वो कंट्रीब्यूट तो करे, लेकिन कंट्रीब्यूशन ऐसा हो जिससे एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट भी हो, किसी दल का विरोध भी नहीं हो और इस मुद्दे का हल भी उससे निकले। जी, जल शक्ति मंत्री का आपने उल्लेख किया, शेखावाटी के मूल बेसिक रहने वाले, और उस मुद्दे को लेके क्या सोचते हैं? मुलाकात करनी चाहिए या उनको खुद इनिशिएटिव लेना चाहिए अपनी जन्मभूमि? मैं उनसे पहले मिला था इस विषय पर। उस वक्त ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन रही थी, तो उन्होंने कहा कि एक बार प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन जाती है तो इसका हम सेंट्रल वाटर कमीशन से इसका टेक्निकल अप्रूवल करवाएंगे। वो काफ़ी पॉजिटिव भी थे उस वक्त। फिर प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन भी गई लेकिन टेक्निकल अप्रूवल नहीं मिला, तो हम फिर से उनसे अपील करते हैं कि वो शेखावाटी क्षेत्र से ही आते हैं। हालांकि वो पूरे हिंदुस्तान के जल शक्ति मंत्री हैं, लेकिन हम उनको उनके घर और परिवार की तरफ से अपील करते हैं कि वे इस विषय पर फिर से, मैं वही कहूँगा कि राजनीति से ऊपर उठकर इस विषय को अपने घर का मुद्दा मानकर। नहीं, मैं तो ये बताना चाहूंगा कि शेखावाटी में एक कहावत चलती है कि मामे को प्यार माँ पुरुष नाली। जी, तो पुरुष ने हमारे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जो है
वो हमारे ही घर के हैं और हम फिर से उनसे वही उनके परिवार के नाते हम उनसे अपील करते हैं कि इस मुद्दे को जल्द से जल्द सुलझाएं, ताकि ईआरसीपी की तरह शेखावाटी क्षेत्र में पानी आए और उनके मंत्री रहते हुए काम होगा तो उनको भी क्षेत्र याद करेगा, जन्मभूमि का कर्ज उतारने का मौका मिलेगा। बिल्कुल उनको मौका है, उनके पास बहुत बड़ा मौका है। ठीक, कब तक ये आंदोलन चलाएंगे आप? क्योंकि ये तो देखो काम बड़ा है, नहर कोई 1 मिनट में नहीं बन जाएगी, ऊर्जा लगती है, समय लगता है। देखिए, इसका सबसे पहला पड़ाव तो हम पार कर चुके। जो कोर्ट के कारण जो हमें जीत मिली वो तो ये थी कि 31,000 करोड़ की डीपीआर कोर्ट के आदेश के चलते बन गई, तो ये पहली हमारी जीत हो चुकी। अब सरकार इससे पीछे तो जा नहीं सकती। अब दूसरा हमने पड़ाव ये तय किया है कि उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को टेक्निकल अप्रूवल मिले सेंट्रल वाटर कमीशन से। जब वो पड़ाव पार हो जाएगा तो फिर हम हरियाणा से एमओयू को हम तीसरा पड़ाव मानेंगे, और जिस दिन हरियाणा से एमओयू हो जाएगा तो चौथा पड़ाव होगा इसका कि इसके लिए आर्थिक व्यवस्था करना, वो चाहे इसको नेशनल प्रोजेक्ट घोषित करके 90% केंद्र सरकार दे या चाहे राज्य सरकार अरेंज करे। अब तो सारी जगह एक ही पार्टी की सरकार है, तो हम आशा करते हैं कि कम से कम हर्डल्स होंगे और इसको नेशनल प्रोजेक्ट का अगर दर्जा मिल जाता है तो राजस्थान की सरकार पर भी भार नहीं पड़ेगा और केंद्र सरकार 90% पैसे देकर इस प्रोजेक्ट को चालू कर सकती है। जी, तो ये आप जो कर रहे हैं इसमें नेक्स्ट आपका स्टेप क्या है, अगला स्टेप जो है? देखिए, अभी कल 5 तारीख को पूरे जिले में ग्राम सभाएं हैं, तो हमने सभी ग्राम सभाओं से अपील की है कि वो लोकतंत्र की जो सबसे मजबूत और छोटी यूनिट है 5 फरवरी को जी, कि वो सारे के सारे अपनी ग्राम सभाओं में इस विषय में प्रस्ताव लेवें। सरपंच प्रस्ताव लेवें पंचायत में ग्राम सभा में पहला वो, और 12 तारीख को हम लोग बड़ी संख्या में झुंझुनू कलेक्ट्रेट पर जमा होंगे और गांधीवादी तरीके से अपनी मांग को फिर से पुख्ता करेंगे, मजबूत करेंगे। कलेक्टर को मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी के नाम ज्ञापन भी देंगे और उसके बाद में इस मुद्दे पर करीब 50,000 पैम्पलेट्स अभी आ चुके हैं और भी आएंगे, उनको हर जगह बांटा जाएगा ताकि मुद्दे की समझ लोगों में पैदा हो। और हमने एक आगे बढ़कर एक टेक्निकल काम किया है, युवाओं को जोड़ने के लिए मोबाइल ऐप बनाया यमुना जल संघर्ष समिति ने। उसमें सारे के सारे जो पुराने वीडियोस हैं, पुरानी खबरें हैं, वो आएंगी और आने वाले भविष्य में जो कार्यक्रम चलाए जाएंगे, किस ग्राम सभा में किस दिन मीटिंग है, वो सारी उसमें आ जाएंगी। सारी की सारी सूचनाएं उस पर आ जाएंगी ताकि घर बैठकर युवा भी अपने आप को जोड़ सके, उसमें रजिस्टर कर सके, उसका पूरा डेटाबेस बन जाएगा। तो पूरे जिले में एक बार ये कार्यकारिणियां गठित हो जाएं, लोगों का सारे डेटाबेस तैयार हो जाए, फिर हम इस मुद्दे को लगातार अनवरत चलाए रखेंगे जब तक हमारी ये सारी मांगें पूरी नहीं हो जाती। जी, तो मांग काफ़ी बड़ी है, मुद्दा भी बहुत बड़ा है। 31,000 करोड़ की डीपीआर बन चुकी है। 2017 में आप कोर्ट गए थे जी। तो हो सकता है रेट बढ़ जाए, वक्त लगे, लेकिन मुद्दा जो है वो क्षेत्र के लोगों के कंठों तक पानी पहुंचाने का है बड़ा। और आपको क्या लगता है कि इस मुद्दे पर किस तरीके से सरकारों को सोचना चाहिए, किस तरीके से डिमांड करने वाले लोगों को काम करना चाहिए, उन तमाम चीज़ों पे आप अपनी राय दें और हम भी आपकी सफलता की कामना करते हैं। साथ ही आपसे अपील करते हैं कि इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें ताकि जहां लोग पेयजल संकट में हैं, जहां लोग पानी पीने के लिए जूझ रहे हैं, वहां उन लोगों को थोड़ी राहत के लिए राजनेता गंभीर हो। थिंक 360 से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद।